औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से नया साल जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आज चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं वो पिछले टॉपिक्स की ही कंटिन्यूशन है। जिस तरह उसमें आपने सेल के ऑर्गेनेलिज़ पढ़े, सेल वॉल पढ़ी थी, उसके साथ साथ हमने फ्लैजेला डिस्कस किया था, पिलाई पढ़ा था। इसी तरह बेटा आप जब सेल वॉल्स को क्रॉस करते हैं तो बैक्टीरिया के जिस ऑर्गन के साथ हमारा जो है वो वास्ता पड़ता है वो सेल मेम्ब्रेन है। इट्स अगेन लाइक रीडिंग फ्रॉम माई साइड। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली इतनी ऐसा चीज़ नहीं है, बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म कैसा होता है, न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपने बैक्टीरिया के हवाले से इसको सिर्फ टच देना है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। अब देखें, सेल वाल हमने क्रॉस की। सेल वाल के जो नीचे जो लेयर मौजूद होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम आपने याद रखना है हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही बारीक होती है, फ्लेक्सिबल एंड कम्प्लीटली सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, इसलिए साइटोप्लाज्म को घेरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट इन नेचर, एनी डैमेज टू इट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ही नाजुक, और अगर इसको कोई नुकसान हो गया तो उससे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि फिर वो जो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं ना, वो लीक हो जाएंगी। जब वो लीकेज होएगी तो इट कैन अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन differ from eukaryotic membrane in lacking the sterols such as cholesterol. This is very important point। मतलब अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि भाई बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में और जो दूसरे यूकैरियोट्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी कि इनके अंदर जो है वो स्टीरोल्स जैसा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं मौजूद होता। ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन आ गया, यानी कि आप इसके अलग से ये लास्ट वाली जो 2.5 लाइन इनकी हेडिंग बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबोलाइट्स। ये प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, शुगर, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे मेटाबोलाइट्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, और इसके अंदर वो एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेटरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म यू नो दैट केमिकल रिएक्शंस। सेल मेम्ब्रेन से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो अब आपको पता है कि मेन जो पार्ट है जिसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं वो शुरू हो गया है। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और आप ना बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो उसमें सबसे मेजर डिफरेंस यही बनता है कि भाई प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो वही दी गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो है इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियाइड। अब देखिए बाहर की तरफ जो झिल्ली थी जो इससे पीछे हमने पढ़ी वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाद बिल्कुल दरमियान में क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूक्लियस। उसको हम न्यूक्लियाइड भी कह सकते हैं। न्यूक्लियाइड से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के दरमियान में जो भी चीज़ मौजूद है उसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, ये जेल की तरह का नज़र आता है हमें। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं कैन मूव थ्रू इट रैपिडली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन very thin and everything present within it is known as protoplast. This is again a short definition what is meant by protoplast। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर मौजूद हर चीज़ जो है उसको हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। Thus the cytoplasmic matrix is a major part of the protoplast. Other large discrete structures such as chromatin, nuclear bodies, ribosomes, mesosomes and granules and nuclei are present in this matrix। यानी इसके बाद जो हमने ऑर्गेनेलीज अभी पढ़ने हैं, न्यूक्लियाइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, वो सारे के सारे किस में मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो आप स्टूडेंट्स ये वाला शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स तैयार करते वक्त यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 जहाँ पे आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा था।
अब उसके बाद जो मेजर और ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में आता है उसे हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। अब बैक्टीरियल सेल जो है अनलाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक द डाइसेक्रीट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई इसमें देखिए मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस वजह से इसके अंदर जो है वो वाजे क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। न्यूक्लियर मटेरियल और डीएनए जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है वो तकरीबन सेल के सेंटर में होता है। दिस मटेरियल इज अ सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इट एग्रीगेट एज एन, ये आपस में इकट्ठा होता है एज एन इरेगुलर शेप्ड डेंस एरिया। देखिए जहाँ पे वो न्यूक्लियस मौजूद होगा ना, वो एरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा डेंस होगा ना, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना वो उसका न्यूक्लियाइड मौजूद है। उस डेंस एरिया को ही हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। दिस क्रोमैटिन बॉडी, अब देखें न्यूक्लियाइड को ही हमने क्रोमैटिन बॉडी का भी नाम दे दिया। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज दीज टर्म्स। ये की चीज़ है ना, chromatin body is actually an extremely long molecule of DNA that is tightly folded। ये वो आपस में फोल्ड हुआ होता है so as to fit inside the cell component, ताकि वो सेल के कंपोनेंट के अंदर फिट हो सके। Since bacteria have a single chromosome, चुनाचे उन्हें हम कहेंगे हप्लाइट, यू नो दैट। अगर डबल होते जिस तरह के हमारे अंदर हैं तो हम उसे कहते हैं डिप्लॉइड। उसके बाद प्लाज्मिड, मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड इन एडिशन टू द क्रोमोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स के अलावा प्लाज्मिड भी मौजूद होता है। ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ये सर्कुलर होता है गोल और डबल स्टैंडर्ड, यू नो दैट डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये डबल स्टैंडर्ड, इसमें 2 स्टैंड्स होती हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड और नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद ब खुद जो है वो रिप्रोड्यूस करके अपनी जो है वो तादाद में इजाफे का सबब बनते हैं और एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं होते। इनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल्स, डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स जो है ना वो इनके अंदर पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाते हैं। आपने एक पढ़ा होगा ना कि बैक्टीरिया जो है दे डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, तो वो इसी की वजह से होता है कि इसके अंदर वो जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाते हैं कि वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। और ये साइड पे जो येलो बॉक्सेस हैं इनकी आपने रीडिंग करनी है। प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, ये वेक्टर्स होते हैं इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि एक जानदार के जो जीन्स है ना उनको निकाल के दूसरे जानदार में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर भी वो करैक्टर्स आ जाएं जहाँ से वो जीन्स लिए गए हैं जो उस जानदार में मौजूद थे। अब जीन्स को हम निकाल के किसी चीज़ में इंसर्ट करते हैं और उस चीज़ को हम नाम देते हैं वेक्टर का, और वहाँ से जो है ना वो आगे वेक्टर के ज़रिए से वो अगले जानदार में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो वेक्टर के तौर पर ये प्लाज्मिड जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम्स जो हैं, इसके बाद अगला सेल ऑर्गेनेलीज, यू नो दैट ऑलरेडी राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन बनाने के लिए जी इस्तेमाल होते हैं, और आपने वहाँ पे पढ़ा भी था कि प्रोकैरियोटिक्स जो राइबोसोम्स उनका साइज़ क्या होता है, तो ये उसी की कंटिन्यूशन है। राइबोसोम्स जो हैं आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, सम में बी क्लोजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं और प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं। और इसके अलावा जो है राइबोसोम्स जो हैं वो हर हेल्दी और ग्रोइंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। दे आर स्मॉलर देन, यू नो दैट्स, ये यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, इसके बाद मीजोसोम्स जो हैं अगला स्ट्रक्चर। अच्छा ये देखो मीजोसोम्स जो है ये पहला वो स्ट्रक्चर है जो आपने इससे पहले जो है जब हमने स्टडी की थी यूकैरियोटिक का जो सेल पढ़ा था उसमें आपने ये मीजोसोम जो है ना ये नहीं पढ़ा था। ये आपके लिए नई चीज़ है, इसको जरा आपने ध्यान से पढ़ना है। द सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जो बाहर की तरफ झिल्ली अभी आपने आज पढ़ी है, इन्वेजिनेट इनटू द साइटोप्लाज्म, यही साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो चली जाती है, इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम मीजोसोम का नाम देते हैं। मीजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ये वेजिकल जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वेजिकल है। इसके अलावा जो है ये ट्यूब्यूल्स यानी कि इस तरह ट्यूब की शक्ल में भी हो सकता है, और लेमिला जो है ना जिस तरह पत्ता का स्ट्रक्चर नहीं होता उस तरह का हो सकता है। मीजोसोम्स जो आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये इनका काम क्या होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और सेल डिवीजन करते हैं। वेयर एज सम मीजोसोम्स जो हैं आर आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर इंजाइम्स। एक्सोसेलुलर जो सेल के बाहर की तरफ पाए जाने वाले इंजाइम्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं आर आल्सो प्रेजेंट ऑन मीजोसोम्स, ये भी मीजोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अब देखें इसके कितने अहम जो है ना वो फंक्शंस हैं। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं,
एक्सोसेलुलर एंजाइम्स के एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स हैं वो भी मेसोसोम्स पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेनुल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। भाई देखें जिस तरह ना हम लोग भी अगर हमारी ज़रूरियात जो हैं वो 5000 की, तो हम कोशिश करते हैं हमारे पास 7000 हो ना। रीज़न इज़ हम कहते हैं कि जी कोई हालात जब ख़राब हो उस वक्त के लिए कोई ना कोई जो है वो हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। ऐसे ही बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो भी जब भी उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो कोशिश करते हैं कि उनको स्टोर कर लें, ताकि जब उनके पास न्यूट्रिएंट्स ना हो उस वक्त भी वो गुजारा कर सकें। तो अब वो जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो ग्लाइकोजन हो सकती है, सल्फर, फैट एंड फास्फेट। इन एडिशन सेल कंटेन वेस्ट मिनरल्स। अच्छा ये तो होगी ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट मिनरल्स भी होते हैं दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड, जो बैक्टीरिया अपने अंदर स्टोर करते हैं एक्सक्रीट करने से पहले। इसमें जो है वो कॉमन वेस्ट मटीरियल्स आ गया, अल्कोहल आ गया, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं इनको हम ग्रेनुलोज और स्टोरेज बॉडीज़ का नाम दे देते हैं, जहाँ पे ये स्टोर करते हैं। उसके बाद स्पोर्स आ जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो बैक्टीरिया की हैं वो स्पोर्स पैदा करती हैं आइदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना, या तो उसके बाहर की तरफ उन्हें फिर हम कहेंगे एक्सोस्पोर्स, और विद इन द वेजिटेटिव सेल उन्हें हम कहेंगे एंडोस्पोर्स। दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती, ये सोई हालत में होते हैं, एंड आर प्रोड्यूस्ड एट अ लेट स्टेज ऑफ द सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ की लेट स्टेज में जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, खुश्की को कहते हैं, पीएच एंड केमिकल एजेंट्स। इनके अगेंस्ट जो है ना ये रेजिस्टेंट होते हैं, इनका इन स्पोर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट, और जब भी हालात उनको साजगार मिलेंगे वो जर्मिनेट करके वेजिटेटिव सेल्स बना देंगे, उससे फिर नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। सिस्ट जो है ये भी आपने जो है वो न्यू स्ट्रक्चर है, आपने सिस्ट जो है वो भी नहीं पढ़ा था चौथे चैप्टर में। तो सिस्ट जो है ये डोरमेंट कहते हैं जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो, सोई हुई हालत में हो, थिक वाल मोटी दीवारों वाले, डेजिकेशन रेजिस्टेंस, जिनको खुश्की जो है वो कुछ भी नहीं कहती ना, अगर पानी की कमी भी हो जाए तो ये रेजिस्ट करते हैं, एंड डेवलप ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स विच कैन जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशंस। दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। अब इनकी सेंसिटिविटी किसके अगेंस्ट है, यानी कि कौन सी चीज़ उसको नुकसान पहुंचाती है? हीट। अच्छा ये भी जिस तरह स्पोर्स आपने पढ़ा ना वैसे ही ये सिस्ट भी होते हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया वो स्पोर्स बनाते हैं, कुछ जो है वो सिस्ट बनाते हैं, ये भी उनको जो है वो जर्मिनेट करवा के नए बैक्टीरिया बनाने में मदद देते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सिस्ट तक जो है वो आप लोगों को मैंने ये आज कवर करवाया है। ये आपने ना बैक्टीरिया के जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं वो पढ़ लिए। देखिए अब आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट हमने किया था फ्लैजेला से, फिर पाइलन के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है वो हमने इवन फ्लैजेला के बाद हमने जब पाइलन पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा कि जी कैप्सूल किसे कहते हैं, स्लाइम किसे कहते हैं, फिर सेल वॉल शुरू होगी। सेल वॉल के बाद वैसे जैसे जैसे हम ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते गए, सेल मेम्ब्रेन आई, फिर साइटोप्लाज्म आया, फिर न्यूक्लियोइड आया, उसके बाद राइबोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, ग्रेनुल्स एंड स्टोरेज बॉडी, स्पोर्स और सिस्ट, ये सारी चीज़ें। एटलीस्ट मैं आपके सामने सिस्ट का नाम लूँ आपको पता हो कि भाई ये क्या है। मैं आपको कहूँ ग्रेनुल्स और स्टोरेज बॉडीज़ के हैं तो आपको पता हो कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं। तो ये लेक्चर्स सुनने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो थोड़ी बहुत नो होगी। अब आप इसको जब प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड फॉर यू। आई होप जो आज हमने पढ़ा इसमें से कोई मैक्सिमम जो है वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। सो ट्राई कीजिए कि आज के लेक्चर के बाद आप ये 2 नंबर जो है वो ज़रूर हासिल करने के काबिल हो जाए। और इसके साथ ही बिकॉज़ आज आप लोगों का वेकेशन से पहले जो है वो लास्ट लेक्चर है, तो जो आपके साथ सिलेबस है वो मैं शेयर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप में दोबारा मैसेज भी कर दूंगा। चैप्टर नंबर 4, 5 देखें, 5 अभी आपने रिसेंटली ख़त्म किया, 3-4 लेक्चर है उसके, और 6 ये जो आपने 3 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के बड़ा आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान चैप्टर ये है। इनका जो है वो आपका छुट्टियों के बाद टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू डेट शीट जो आपको मिल चुकी है। आई थिंक 18 डेट को जो है वो आपका बायोलॉजी का टेस्ट है, तो वो मैंने डिसाइड किया है कि इन 3 चैप्टर्स का लेंगे। और 6 चैप्टर जो है वो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया है इसमें हमारे तकरीबन 1 या 2 लेक्चर जो है ना वो मज़ीद लगेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इसको यूँ समझिए कि जहाँ तक हमने पढ़ा है यहाँ तक ही आपसे जो है वो इसका टेस्ट लिया जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेहनत से इसको प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट वी नो दैट कि जो बच्चे अच्छा तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो हमें उनका पता है, लेकिन हम यहाँ पे सबके सामने पिन पॉइंट नहीं मैं करना चाहता ना। तो बेटा आप खुद ही अपने आप को एवेलुएट कर लो कि आप कहाँ खड़े हैं। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं कहीं वो जो है आपसे आगे ना निकल जाएं। तो आपने चूँकि कम्पीट करना है, हमने कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर जो है वो गेट करनी है। कहीं ना कहीं जो है वो हमने एडमिशन ज़रूर लेना है पैसे के बाद। इसलिए आप लोग अभी से जो है ना वो ख़ुद के साथ सिंसियर हो जाएं और दूसरों के मुकाबले यानी कदम से कदम मिला के आपने चलना है, ताकि कोई बच्चा जो है वो मेरा जो है वो पीछे ना रह जाए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।